नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। आज हम लोग विजय भव बैच के द्वारा आपको मैट्रिक बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी ऑब्जेक्टिव हम लोग करवा रहे हैं और सारी सब्जेक्ट का तैयारी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ये विजय भव बैच के द्वारा टारगेट फॉर 90 प्लस यानी 90 प्लस आपको लाना है, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव का 230 नंबर का सवाल है। तो 230 नंबर का सवाल ऑब्जेक्टिव के द्वारा 5 सब्जेक्ट के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको आएंगे सब्जेक्ट वाइज, सबका यहाँ तैयारी होगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको गुरुकुल शिक्षा केंद्र चैनल पे ये विजय भव बैच लॉन्च किया गया है 2026 बिहार बोर्ड मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। हम लोग पूरे टीम के साथ आपकी तैयारी इस चैनल पर कराएंगे और जितने भी सवाल आपके सब्जेक्ट में आएंगे सब इसी चैनल से आपको मिलते रहेंगे। और हर सब्जेक्ट का ये गेसिंग क्वेश्चन है, आप कहीं से भी पढ़िए लेकिन सवाल यहीं से लड़ेगा। आप टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ कराएंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम लोग वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव के द्वारा कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से हम लोग 2 तरह के नियम पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसमें हम लोग जब इस तरह से हम लोग को समतल दर्पण के द्वारा दिखाते थे तो ये प्रकाश पड़ता था और इससे परावर्तित हो जाता था। तो ये आने वाला जो प्रकाश है उसको हम लोग आपतित किरण बोलते थे, ये लौटता था उसको परावर्तित किरण बोलते थे। और इसी के साथ यहाँ से कोण बनता था तो इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं और इसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इससे 2 तरह के नियम बनता है। पहला कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है और ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जहाँ पे मिल रहा है इसका नाम आपतन बिंदु है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये 2 नियम है। तो यहाँ पे बोल रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो ये ऑप्शन हम लोग का पहला हो जाएगा, यानी कि आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो देखिए प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, यानी कि पहला सीधी रेखा में गमन करती है। कलर। तीसरा नंबर सवाल है तैलीय कागज होता है। देखिए तैलीय कागज जो होता है अल्पपारदर्शी होता है, उसी को हम लोग प्रभाषक बोलते हैं। अल्पपारदर्शी को ही प्रभाषक बोला जाता है। और एक पारदर्शक होता है, एक अपारदर्शक होता है। पारदर्शक का मतलब होता है जो प्रकाश आर पार कर जाता है उसी को हम लोग पारदर्शक बोलते हैं। अपारदर्शक उसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश पार नहीं करता है। तो यहाँ पे तैलीय कागज जो होता है उससे प्रकाश कुछ ही पार करता है और कुछ पार नहीं करता है, इसीलिए इसको हम लोग प्रभाषक बोलते हैं और प्रभाषक को ही अल्पपारदर्शी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। और इसका खोज किया था मैक्सवेल ने, क्योंकि प्रकाश में एक तरंग होती है जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो इसका खोज किया था मैक्सवेल ने। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 5 नंबर। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। इसी को प्रकाश पुंज भी हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए।
सॉरी, इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों दिया है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसमें गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, प्रकाश पुंज भी देता है और किरण पुंज भी देता है, तो दोनों होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यदि ए को देता है कोई एक, तो कोई एक ही को इसमें लगाएंगे, ठीक है। अब हम लोग सवाल 6ठे नंबर में चलते हैं। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। देखिए किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है पूर्ण रूप से। पॉलिश का मतलब साफ किया गया है, तो प्रकाश जितना भी आएगा उस सबको पूरी तरह से परावर्तित कर देगा, वापस लौटा देगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, पूर्ण रूप से परावर्तित करता है। अगला सवाल है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होता है। देखिए अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर जब पड़ता है तो आपको पता है किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण पर अपने पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो देखिए तो किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है, तो ये पूर्ण रूप से परावर्तित करता है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, सॉरी 7वां नंबर, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होता है। देखिए समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है, जब प्रकाश पड़ता है समतल दर्पण पर, समतल दर्पण जो हम लोग हर रोज़ यूज़ करते हैं वो समतल दर्पण होता है, तो जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो इस पर ऐसे पड़ता है, तो यहाँ से जब पड़ेगा तो एक बिंदु से फैलती हुई नज़र आती है, इसीलिए इसको अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। आपको मालूम है कि किसी एक बिंदु पर मिलता है तो इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो यहाँ से अभिसारी किरण पुंज के रूप में एक बिंदु पर पड़ता है और यहाँ से जब वापस लौटता है तो इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, और ये फैलता हुआ नज़र आता है, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला ए। अब सवाल है 8वां नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है, उसी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। देखिए किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान जो होता है 1 होता है, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है। हर रोज़ हम लोग यूज़ करते हैं जो दर्पण वो समतल होता है, और समतल दर्पण में हमारा जिस तरह का चेहरा रहता है वो सही दिखाता है, यानी कि प्रतिबिंब बराबर बनता है वस्तु के। तो हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला पढ़े हैं, m बराबर HI बटा HO, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई बराबर होता है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा 1, यानी कि +1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हम लोग सवाल नंबर 10, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। देखिए एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर जब लंबवत पड़ती है, जैसे ये समतल दर्पण है और इस पर लंबवत पड़ेगी तो सीधे निकल जाएगी, यानी परावर्तन की घटना होता ही नहीं है। परावर्तन की घटना तब होगा जब किसी समतल दर्पण पर तिरछी प्रकाश पड़ेगी तो ऐसे होगा, तो ये परावर्तन की घटना हुआ। लेकिन जब सीधी पड़ेगी, तो सीधी निकल जाएगी, यानी परावर्तन कोण बनेगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आंसर आपका हो गया डी, यानी कि 0 डिग्री। अगला नंबर सवाल है 11, सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण समांतर होते हैं, ये याद रखना है।
तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। कोई भी दर्पण हो, अगला नंबर सवाल है 12, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। देखिए गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है R बराबर 2F होता है। हम लोग पढ़े हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, R बराबर 2F होता है। इसी को हम लोग कभी कभी 2 ऐसे लिख देंगे तो ये 2 नीचे चलाएगा तो R/2 हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको दोनों में से कोई दिखाई दे तो वही होगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन आपका दिया है ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है 12, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में जो यूज होता है वो उत्तल लेंस का यूज होता है। ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है बट जान लेते हैं, हालांकि लेंस से है। लेंस हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन में। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का यूज होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का यूज होता है, क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रकाश को इकट्ठा करता है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी जो होता है छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, तो ये उसमें उत्तल लेंस की ज़रूरत होती है, इसीलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 14, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए सर्च लाइट जैसे टॉर्च होता है ना, उसी को हम लोग सर्च लाइट बोलते हैं। टॉर्च जब हम लोग बारते हैं तो उसका जो अगला हिस्सा होता है दर्पण वो अवतल होता है, और अवतल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि परावर्तन के बाद वो समांतर हो जाती है, इसीलिए दूर दूर तक दिखता है। इसीलिए आपका आंसर इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल होता है। ठीक है दोस्तों, यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपके हर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव सवाल जो भी बताया जाएगा आपको इस चैनल से मिलेगा, तो सब्सक्राइब क्लिक कर ले रहिएगा, तो आपको हमेशा मिलते रहेगा नोटिफिकेशन। अगला सवाल है 15, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। देखिए दंत विशेषज्ञ का मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति का दांत में किसी तरह का खराबी आता है, या कान में या नाक में किसी तरह का खराबी आता है, तो वो जगह पर छोटे छोटे वस्तुओं को देखने के लिए हमको बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण का यूज होता है। तो आपको मालूम है कि समतल दर्पण में जिस तरह का वस्तु रहता है उस तरह का ही प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में छोटा ही बनता है। तो एक बच गया अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण का यूज होता है दंत विशेषज्ञ में, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी छोटा वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। तो जब दांत आपका खराब रहता है तो टॉर्च के द्वारा देखते हैं कि देखता है, तो टॉर्च जो होता है अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, तो उसको छोटा रहता है लेकिन उसको बड़ा करके दिखाता है, इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ या रोगी किसी तरह का दांत, कान, नाक, आँख में जिस तरह का प्रॉब्लम हो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है। अगला नंबर सवाल है 16, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का मतलब याद रखिएगा वस्तु होता है, बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होती है। देखिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी को मापने के लिए, दर्पण में फोकस दूरी को मापने के लिए अवतल दर्पण में दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापते हैं, क्योंकि दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी में हम लोग जब अवतल दर्पण में सी पर ये वस्तु को रखेंगे, सी पर यानी वक्रता केंद्र पर, तो उसके साथ प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है, यानी कि बराबर बनता है। इसीलिए हम लोग दर्पण में क्या करेंगे, अवतल दर्पण में
पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग मापते हैं फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए। बीम का मतलब वस्तु ही होता है, अभी बताया। चलिए अगला नंबर सवाल है 16, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको चिन्ह प्रपाटी आनी चाहिए। चिन्ह प्रपाटी में हम लोग क्या पढ़े हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, दो तरह के दर्पण हम लोग पढ़े हैं, एक उत्तल और दूसरा अवतल। इसको विस्तार से हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें चिन्ह प्रपाटी होता है, जैसे फोकस दूरी जो होता है प्लस में होता है उत्तल दर्पण में, और प्रतिबिंब दूरी भी प्लस में होता है, भी से लिखते हैं, और वस्तु की दूरी यू से लिखा जाता है, और ये हमेशा माइनस में होता है चाहे कोई भी दर्पण हो, ठीक है। और इसमें जो होता है अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस में होता है और प्रतिबिंब दूरी प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो ये जान जाइएगा तो आप किसी तरह का न्यूमेरिकल बना सकते हैं, चाहे उत्तल दर्पण से पूछता हो या अवतल दर्पण से हो। इसका फॉर्मूला होता है R बराबर 2F, तो इसमें भी वही होगा R बराबर 2F। फार्मूला सेम होता है। दर्पण के अनुसार हम लोग को चिन्ह प्रपाटी का नियम का यूज करके, चिन्ह प्रपाटी का मतलब किसमें प्लस में है किसमें माइनस में है। और एक और फार्मूला हम लोग पढ़े हैं दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो ये न्यूमेरिकल से संबंधित सवाल है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले इसमें त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो R बराबर फार्मूला होता है 2F, F से फोकस दूरी होता है। इसमें बोल रहा है फोकस दूरी बताइए उत्तल दर्पण में कौन होगा। तो हम लोग उत्तल दर्पण में अभी जान रहे हैं क्या कि फोकस दूरी प्लस में होता है, और R का मान यानी वक्रता त्रिज्या का मान दिया है 32, तो यहाँ 32 रखेंगे, और R का मान प्लस में ही लेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में R का मान भी प्लस में होगा, अवतल दर्पण में माइनस में होगा। तो 2 और F का मतलब फोकस दूरी काट देंगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी F का मान आ गया प्लस 16। प्लस का साइन लिखे ना लिखे उत्तल दर्पण में प्लस में ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। हम लोग को A के बाद B नहीं C लिख दिया है, थोड़ा गलती हो गया है। तो चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए सेम सवाल है। अब आप इसी तरह इसको बनाकर जरा बताइए तो क्या होगा वक्रता त्रिज्या। और देखिए वक्रता त्रिज्या यहाँ 40 दिया हुआ है, यानी R का मान दिया है। अब ये नहीं बोल रहा है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। तो हम लोग जब नहीं दिया है तो लिख लेते हैं प्लस में ही 40 सेंटीमीटर R का मान, ठीक है। और F का मान पूछ रहा है, F का मान बताइए। और यहाँ पे ऑप्शन सब प्लस में ही है तो प्लस में ही निकालेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस में है। अगर यहाँ प्लस में नहीं रहता माइनस में रहता तो हम लोग अवतल का यूज़ करते, तो उत्तल का ही यूज़ करेंगे। यहाँ ऑप्शन में भी प्लस में दिया। तो चलिए R बराबर हम लोग जानते हैं कि 2F होता है और R का मान 40 दिया है, तो 2F 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल है 19 नंबर, नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है। देखिए बीम का मतलब होता है वस्तु, और अवतल दर्पण में वस्तु जो होता है दर्पण के सामने रखा जाता है। तो हमेशा कोई भी दर्पण हो वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है, यानी U का मान हो जाएगा आपका, U का मान माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का मतलब कोई भी दर्पण हो, तो इस यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का B हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। अगला सवाल है 20 नंबर, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। देखिए ये पश्च का मतलब होता है पीछे, पश्च का मतलब होता है पीछे, दृश्य का मतलब देखना। पीछे के दृश्यों को देखने के लिए हम लोग को कौन से दर्पण का यूज होता है, तो पीछे के दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है, याद रखिएगा। अब पीछे के
दृश्यों को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? जब कोई भी मोटर चालक यानी गाड़ी जो चलाता है उसके बगल में देखिएगा आईना लगा रहता है, दर्पण। तो दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का लगाया जाता है इसलिए क्योंकि दूर से वस्तु को नज़दीक दिखाता है और बड़ा को छोटा दिखाता है। तो नज़दीक से नज़दीक दिखाने का मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति घटना से पहले ही उसको साइड दे दे, इसीलिए उत्तल दर्पण का यूज होता है वहाँ पे, ठीक है। और पश्च मतलब पीछे, और आगे के देखने के लिए गाड़ी में हेडलाइट जो लगता है अवतल दर्पण का लगता है। इस तरह का भी सवाल मिलेंगे आपको। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? पश्च मतलब पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, जो मोटरसाइकिल में भी रहता है, साइड मिरर के रूप में भी इसके जगह पर लिख देगा कि किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो उसका आंसर भी हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है 21। निम्न में से किस दर्पण होती है कि फोकस दूरी धनात्मक होता है? इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो देखिए इसमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अभी हम बताए हैं आपको चिन्ह प्रपाटी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। देखिए अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान प्लस में होता है जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है वस्तु को। मान लीजिए एफ हो गया, ये ध्रुव हो गया पी, इसके बीच में हम लोग रखते हैं वस्तु को, तो प्रकाश इस तरह से पड़ता है, तो इस तरह से पीछे की ओर प्रतिबिंब बनता है। हम लोग पढ़े होंगे, तो पीछे की ओर बनता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है इस तरह से, ये फोकस हो गया। तो जब वस्तु को यहाँ रखा जाता है तो इस तरह से पीछे की ओर बनता है, तो यहाँ पे मिलता है। तो ये आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब हम लोग को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तब बनता है। तो अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान होता है, तो आवर्धन का मान धनात्मक होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल है 23 नंबर। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए सोलर कुकर में जो होता है अवतल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रकाश को इकट्ठा करके एक बिंदु पर मिलाता है और उस बिंदु को गर्म करता है, जिससे खाना पकता है। और सोलर लाइट भी इसी तरह से चलता है, ठीक है। तो सोलर कुकर में हम लोग किस दर्पण का यूज करेंगे? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। अगला सवाल है 24। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने वह दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है, वह का मान क्या होगा? वह नहीं है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है। देखिए वह के जगह पर यहाँ कोई नाम ले लेते हैं, जैसे डी, यहाँ पर भी डी होगा। तो 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है, तो डी का मान होगा। देखिए जब डी का मान जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो भी अवतल दर्पण में रखा जाएगा वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही रखा जाएगा, क्योंकि इस पर वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इसीलिए अगर 20 सेंटीमीटर के बीच में अगर कहीं भी माचिस की तिल्ली को रखेंगे तो क्या होता है? जल उठती है। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला नंबर सवाल है 24। किसी कार का हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? देखिए अभी बताए थे कि कार में हेडलाइट के रूप में जो यूज होता है, कार हो या कोई भी गाड़ी हो, हेडलाइट के रूप में यूज होता है अवतल दर्पण का। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए।
ये याद रखना है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का हेडलाइट मतलब मेन लाइट जो लगा रहता है वो उसमें अवतल दर्पण यूज होता है। सवाल नंबर 26, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, जितनी दूरी पर हम रहेंगे उतना दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 27, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तब उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र मतलब सी के पास, यहाँ पे वस्तु रहता है, इस तरह से ये यहाँ एफ होता है, तो इससे प्रकाश होकर गुजरता है, फिर इससे होकर गुजरता है, नहीं ये सॉरी ये सी हो गया, और यहाँ से हम लोग प्रकाश की घटनाएं कराते हैं। इससे होकर गुजरता है और ये प्रकाश इससे होकर गुजरता है, तो यहाँ से इस पर मिलता है, तो ये जो मिलता है ये तो वस्तु की जो ऊंचाई है प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर बनता है, तो ये आपका हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल है 28, उत्तल दर्पण में बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हरासित। हरासित का मतलब कम होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है सीधा एवं हरासित होता है। देखिए उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है V/U लिखेंगे, ये भी होता है, तो V का मान हमेशा क्या होते हैं, बड़ा होते हैं, छोटा होते हैं, और U का मान बड़ा होता है, तो इसीलिए U का मान बड़ा होगा, तो अगर V का मान 4 रखेंगे तो इसका 5 भी रखेंगे तो 1 से कम ही आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सीधा एवं हरासित, यानी कि कम होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरह का और सवाल है, आगे बताएंगे। सवाल नंबर 29, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। देखिए दर्पण और लेंस दोनों में माइनस में फोकस दूरी जो होता है वो अवतल में होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, अभी चिन्ह प्रपाटी में बताए थे। अगला सवाल है 30 नंबर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन सा होता है, बताइए क्या होगा। दूसरा आ गया, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु की प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है। सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, क्या होता है बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका सीधा प्रतिबिंब के लिए ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि
समतल में भी होता है सीधा और उत्तल में भी होता है। तो समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर सवाल है 31। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखिए गोलीय दर्पण में कोई भी दर्पण बनाइएगा तो ये इसका द्वारक होता है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसको हम लोग द्वारक बोलते हैं। इसी को व्यास ऐसे मिलाएंगे तो व्यास बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जब दर्पण बनाते हैं तो ये गोलीय दर्पण है, इधर से ऐसे काटते हैं तो आधा उत्तल बनता है और आधा अवतल बनता है, तो इसी को हम लोग व्यास बोलते हैं, जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो आधा भाग इधर और आधा भाग इधर बनता है तो उत्तल और तल बनता है, और इसी भाग को हम लोग द्वारक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला सवाल है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण अभी बताए थे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नए सवाल आएंगे तब उस पर चर्चा डिटेल्स होंगे, अभी ये सब पहले बता चुके हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला सवाल है फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, कौन से दर्पण में होता है। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज, इसी देखिए किरण पुंज को ही हम लोग प्रकाश पुंज भी बोलते हैं, प्रकाश पुंज। तो परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है तो कौन सा दर्पण होता है, ये दर्पण होता है अवतल, याद रखिएगा। अगला सवाल है 35 नंबर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। देखिए सॉरी इसमें गलती हो गया है, दर्पण की चौड़ाई होगा, यहाँ पे दर्पण की चौड़ाई होगा, दर्पण की चौड़ाई होगा। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, याद रखिएगा द्वारक। अभी बताए हैं ये होता है दर्पण की चौड़ाई, तो यहाँ से यहाँ तक ये दर्पण की चौड़ाई हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। अगला नंबर सवाल है 36। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। देखिए उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। सदैव का मतलब देखिए हमेशा होता है, तो हमेशा का मतलब ये कौन से दर्पण में होता है, तो उत्तल दर्पण में होता है, और उत्तल दर्पण में होता है तो उत्तल दर्पण में क्या बनते हैं, धनात्मक बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला सवाल है 37। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ये भी याद रखना है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनता है। सीधा का मतलब क्या होता है, जैसे ये प्रतिबिंब बन रहा है तो ये वस्तु हो गया, ये वस्तु की ऊंचाई हो गया, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी इसी तरह बनेगा, बट इससे छोटा बनेगा बट सीधा ही बनेगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, नीचे की ओर भी बनता है, ठीक है, नीचे भी बनता है। नीचे का मतलब उल्टा हो गया, प्रधान अक्ष के नीचे, और प्रधान अक्ष के ऊपर हुआ मतलब सीधा हुआ, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है और आभासी बनता है। चलिए अगला सवाल है 38 नंबर सवाल है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को हमेशा वक्रता केंद्र, ऑप्शन दिया है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, इनमें से कोई नहीं। देखिए वक्रता केंद्र बहुत दूर हो गया, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तभी जा कर के क्या होगा, चेहरे को साफ साफ दिखाई देगा।
तो ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, सॉरी छोटा बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला सवाल है 40, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? हमने बताया कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होता है, वस्तु दूरी माइनस में होता है और प्रतिबिंब दूरी माइनस और प्लस दोनों में होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फोकस दूरी बताइए, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। इसमें ऑप्शन में गलती लिखा गया है। सवाल नंबर 41 है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी पर। देखिए फोकस आवर्धन को आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए यानी बड़ा बनाने के लिए हम लोग हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तभी जाकर के प्रतिबिंब क्या बनता है, पीछे और आवर्धित बनता है। हम लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण में 6 तरह के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो F और P के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या होते हैं, आवर्धित बनते हैं। आवर्धित जो इधर मिलकर बनता है तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा, इसीलिए आवर्धित होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, निम्न में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? कौन से दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से सभी में आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, क्योंकि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण में तो आभासी मिलता है। अवतल दर्पण में भी एक ऐसे है जो आभासी बनाता है, जैसे कि फोकस और ध्रुव के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, फोकस और ध्रुव के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है, जो बड़ा आवर्धित बनता है, यहाँ पे मिलता है, तो ये भी तो आभासी बनता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी बनेगा। समतल उत्तल में तो होगा ही। अगला सवाल है 43, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? चिन्ह परिपाटी में हम लोग बताए हैं कि जिसका फोकस दूरी प्लस में होगा तो उत्तल होगा और माइनस में होगा तो अवतल होगा। तो ये तो ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है 45, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये परीक्षा में आता है। दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का यूज करते हैं, इसके जगह पर हजामत भी लिख देता है। और ये भी याद रखिएगा, हजामत बनाने में बाल के पीछे वाले हिस्सों को देखने के लिए समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो समतल दर्पण का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पीछे वाला हिस्सा बराबर दिखाई दे, और नहीं तो हजामत बनाने वाला का कल्याण हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर दिखेगा। तो इसीलिए 2 तरह के दर्पण का यूज होता है, पीछे के हिस्से को देखने के लिए समतल दर्पण, और आगे बनाने के लिए, हजामत बनाने के लिए आगे वाला जो बड़ा शीशा लगा रहता है वो अवतल दर्पण का लगा रहता है, ताकि छोटा छोटा क्या हो, बाल बड़ा दिखाई दे, तो कटाने वाला को और काटने वाला को भी आराम होगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। पीछे वाला लिखेगा तो उत्तल बोलना है, सॉरी समतल बोलना है। अगला सवाल है 46, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? हमेशा याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है
47 रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। अभी तो बताए हैं ये सवाल। आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है और आँख, कान, नाक, ये जो भी बीमारियां होते हैं इसको देखने के लिए छोटे छोटे वस्तु होते हैं, उसको बड़ा करके दिखना पड़ता है, इसीलिए अवतल दर्पण का यूज होता है। अगला नंबर सवाल है 48। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। देखिए उत्तल दर्पण में हमेशा जो मान आता है आवर्धन का वो 1 से छोटा ही होता है, क्योंकि हम लोग V/U पढ़ते हैं m बराबर, तो हमेशा प्रतिबिंब का मान क्या होता है? छोटा बनता है वस्तु से। तो छोटा बनता है का मतलब क्या हो गया? V का मान कुछ भी होगा तो U का मान उससे ज़्यादा ही होगा, तो यानी 1 से छोटा ही होगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा C। अगला सवाल है 49। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब है क्या है? सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्रता बनेगा। देखिए अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाता है तो प्रकाश आने वाली किरणों की संख्या घट जाती है, इसीलिए उसका तीव्रता जो होता है कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कम तेजी से बनेगा। अगला सवाल है 50। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान प्लस में होगा यदि वस्तु दूरी का मान क्या होगा? 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा, 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा। देखिए 10 सेंटीमीटर से कम होगा तभी जाके आवर्धन द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान धनात्मक होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से कम होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा तो कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, तो ये पीछे की ओर बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और बड़ा बनता है तो क्या होगा? प्लस में होगा। तो प्लस में होगा, इसका मतलब क्या होगा? सॉरी, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया 50 यहाँ पे। तो 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रहेगा तभी जाकर के क्या होगा? धनात्मक होगा। अगला सवाल है 51। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता है। यह हमेशा याद रखिएगा। फोकस से ये फोकस है, और जब यहाँ से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो आवर्धन का मान बढ़ते जाएगा, क्योंकि फार्मूला आता है m बराबर V/U। तो V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी और U का मतलब वस्तु की दूरी। तो वस्तु का मान जितना कम रहेगा और प्रतिबिंब का मान ज़्यादा रहेगा तो आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? बड़ा होगा, क्योंकि V का मान बड़ा होगा, प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है तो पीछे बड़ा होता है। बड़ा का मतलब ये बड़ा होगा, तो मान लेते हैं ये 4 भी होगा तो इसका मान बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा बनेगा, तो बढ़ते जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है, दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको चैनल पर मिलेंगे। अभी हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, और सोशल साइंस, मैथ सब का मिलेगा आपको वीडियो। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सवाल नंबर 52। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? देखिए आवर्धन का मान अगर माइनस में है, कोई भी माइनस में है या प्लस में है, दोनों समझिए। अगर प्लस में आ रहा है तो उत्तल दर्पण होगा, माइनस में आ रहा है तो अवतल दर्पण होगा। अब उत्तल दर्पण में हमेशा हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। तो जब यहाँ आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा यानी माइनस में होगा
तो वास्तविक बनेगा और वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला सवाल है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों। देखिए अवतल दर्पण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण पर प्रकाश अभिसरित होता है, अभिसरित होने के बाद समांतर हो जाती है, और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। याद रखिएगा, ये पूछता है अवतल दर्पण को और किस दर्पण के नाम से जाना जाता है, तो बोलना है अभिसारी दर्पण। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यहीं तक हम लोग का ये पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।